नमस्कार, मैं तानिया बनर्जी। आप देख रहे हैं समाचार यूं। तो आज हमारे साथ है नेट एक्सपर्ट राहुल मिश्रा सर। तो आज हम जान लेंगे पीएचडी क्या है, कैसे करना है, नेट क्वालिफाई करने के बाद, जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद कहाँ से पीएचडी करें, जॉब मिलेंगे क्या, कैसे मिलेंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज। तो आज आपका स्वागत है राहुल मिश्रा सर। तो बहुत आभार तानिया जी, इतने अच्छे विषय, इतने सुंदर विषय पे बोलने के लिए आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट अभी अभी नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आप उसके दिमाग में चल रहा है कि क्या करना है, इसके मतलब बाद में क्या करेंगे, तो आप थोड़ा उन लोगों के गाइड कर देंगे। तो देखिए तानिया जी, मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट का रिजल्ट अभी ठीक 2 दिन पहले आया है और हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से छात्र इस यूजीसी नेट की परीक्षा में सफल हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि व्हाट आफ्टर नेट, क्योंकि नेट तो हो गया, जेआरएफ तो हो गया, बट इसके बाद बच्चे करें क्या। ये एक बहुत ऊहापोह की स्थिति है बच्चों की। मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 रास्ते खुलते हैं, एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाएं और एक आप पीएचडी करें। ठीक है, तो जहां पे भी वैकेंसीज आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, भारत में करीब 1150 विश्वविद्यालय वर्तमान परिस्थिति में है, 1150 यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आती है, कहीं ना कहीं एक ना एक, दो ना दो, तो वहां आप अप्लाई करिए। दूसरा रास्ता आपका होता है कि आप डॉक्टरेट की तरफ जाएं, आप पीएचडी कर लें। इसमें भी जिस प्रकार से जॉब की वैकेंसीज आती है, वैसे ही पीएचडी का भी नोटिफिकेशन आता है। और आप नजर बना करके रखें, जिस भी राज्य से आप हैं, आपका जो भी नियर अबाउट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज से ही बहरहाल होता है, तो वहां पे आप एंट्रेंस की तैयारी करें। कई बार 2 तरीके से पीएचडी में आपका एडमिशन होता है, एक होता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, एक होता है नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। जैसे आपका नेट हो गया तो अब आपको पीएचडी का एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इंटरव्यू में जाइएगा, वहां पे आपको प्रपोजल सिनॉप्सिस बनाना है और उस आधार पे आपको पीएचडी में दाखिला मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही सुंदर भविष्य है। जिन बच्चों का जेआरएफ हो गया है उनको करीब 40,000 से ज्यादा और 50,000 इतना आपको जेआरएफ के बाद अमाउंट मिलता है, बल्कि जिनका नेट भी हुआ है उनको भी बड़ी ही सहज एक अमाउंट मिलती है, वो प्रत्येक महीने मिलती है, इसके साथ साथ कंटिजेंसी भी मिलता है। और मैं समझता हूं कि बहुत ही बढ़िया भविष्य है जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। और जिनका नहीं हुआ है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि दिसंबर में फिर से एग्जाम होना है, मेहनत करिए और क्वालिफाई कर लीजिए उस परीक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेट जीआरएफ तो हो गया, तो उसके बाद जो फॉलोशिप है उसमें कितना रुपया मिलते हैं स्टूडेंट को। देखिए तानिया जी, मैं आपको बताऊं कि सारे नौजवान छात्र हैं, मास्टर्स करते करते कई लोगों का नेट जेआरएफ हो जाता है, कई लोग मास्टर्स के, मैं समझता हूं कि ये उम्र 22 से 35 वर्ष की होती है, जहां पे हम लोग अपने जीवन को सेटल करना चाहते हैं। और आप नेट जेआरएफ की परीक्षा दे रहे हैं, बेशक आपके दिमाग में ये चीज होगा कि आखिर मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे जेआरएफ करते हैं उनको करीब करीब 50,000 रुपए का अमाउंट पर मंथ मिलता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में करें। ठीक है, और सिर्फ जेआरएफ ही नहीं है, मैं आपको ये बताऊं, कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, अब मुझे कैसे फेलोशिप मिलेगा। ऐसा नहीं है, भारत में करीब 50 तरीके का फेलोशिप मिलता है। गूगल फेलोशिप मिलता है, स्वामी विवेकानंद फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड मिलता है, आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है, एससी एसटी फेलोशिप मिलता है, ओबीसी फेलोशिप मिलता है। मतलब मैं आपको बताऊं 50 के करीब फेलोशिप्स हैं जो मिलता है। अगर आप नेट क्वालिफाइड भी हैं और पीएचडी में चले जाते हैं, तो जैसे साल में क्या होता है ना, सारे जितने भी संस्थान मैंने आपको बोले, जैसे गूगल है, स्वामी विवेकानंद फेलोशिप है, ये लोग साल में एक बार अपना फॉर्म आउट करते हैं, आप उसको अप्लाई करिए, अच्छा प्रपोजल बनाइए, उनको अच्छा लगेगा तो आपको 2 साल 3 साल तक वो बिना जेआरएफ के भी आपको बहुत ही अच्छा अमाउंट देते हैं। वो अमाउंट 25,000 से लेकर करीब करीब 75,000 तक का अमाउंट होता है, अलग अलग तरीके। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप करके स्टार्ट हुआ है, उसमें करीब आपको 80,000 रुपया पर मंथ मिलता है। हालांकि वो आईआईटीज के बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए भी मतलब बहुत सारे फेलोशिप्स हैं और बहुत ही सहज अमाउंट मिलता है। और यही नहीं, फेलोशिप मिलते मिलते आप पीएचडी करते करते जॉब में भी जा सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में जा सकते हैं, वहां तो फिर आपका लाइफ बिल्कुल सेटल है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर पीएचडी के इंटरव्यू में तो प्रपोजल तो ये तो आता ही है, तो मतलब इसकी प्रपोजल के लिए हम कैसे रेडी हो, स्टूडेंट जो है तो कैसे रेडी होना चाहिए। देखिए तानिया जी, मैं आपको बताऊं कि बिना प्रपोजल के आप पीएचडी सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई इंटरव्यू, जैसे किसी भी जॉब का इंटरव्यू या किसी नॉर्मल साक्षात्कार में आप जाते हैं, तो भाई जाते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीएचडी का जो इंटरव्यू है वो एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि आप अगर मास्टर्स कर लिए, आप नेट कर लिए, पीएचडी के इंटरव्यू में सिनॉप्सिस मतलब मैंडेटरी है। सिनॉप्सिस का मतलब कि जहां पे आप एक परिकल्पना बताते हैं, जहां पे आप अपनी प्लानिंग बताते हैं कि हाँ भाई मैं इस विषय पे आगे 3 साल 4 साल पीएचडी करूंगी। ऐसे में प्रपोजल जो होता है वो मिनिमम 6 पेज, मैक्सिमम 10 से 15 पेज का होता है, और हम कह सकते हैं वो एक ब्लूप्रिंट होता है।
एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आप बता देते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में जो मैं अपना शोध का जो मेरा समय होगा उसमें मैं इन चीजों पे काम करूंगी। उसमें सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, आपको हाइपोथेसिस करना पड़ेगा, आपको बिब्लियोग्राफी करनी पड़ेगी, उसमें प्राइमरी सोर्स आएगा, सेकेंडरी सोर्स आएगा, तो उसका पूरा फॉर्मेट है। जो प्रपोजल की आप बात कर रहे हैं उसका एक पूरा फॉर्मेट है। जिन बच्चों को समस्या है वो शोध गंगा पे चले जाएं, शोध गंगोत्री पे चले जाएं, academia.edu पे चले जाएं। ऐसे नाना प्रकार के वेबसाइट्स हैं जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से या अलग अलग संस्थान की तरफ से आपको सिनॉप्सिस का, थीसिस का कई सारे फॉर्मेट्स या जो सबमिटेड है वो मिल जाता है वेबसाइट पे। देख लीजिए पैटर्न, और उस पैटर्न पे आप बना करके इंटरव्यू में जाइएगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो करीब 90% क्वेश्चन आपके सिनॉप्सिस पे ही आधारित होगा। इस चीज को आप जान लीजिए। आप जो सिनॉप्सिस बना के ले जाएंगे उसमें जो भी टॉपिक होगा 90% क्वेश्चन आपको उसी सिनॉप्सिस से पूछा जाएगा। 10% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, या रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, ऐसे क्वेश्चन 10%। तो मैं समझता हूं कि जिन बच्चों का नेट हो गया है वो जल्द से जल्द प्रपोजल बना लें, बड़ा बेहतरीन प्रपोजल बनाएं और उस प्रपोजल पे गहन अध्ययन कर लें, क्योंकि आपका इंटरव्यू में वही आपको काम आना है और वही आपका सिलेक्शन का कारण बनेगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, नेट के पीएचडी के बाद, पीएचडी हो गया तो उसके बाद जॉब का क्या अपॉर्चुनिटी है, या जॉब के बाद जो सैलरी वो क्या है? देखिए तानिया जी, मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो भी छात्र मास्टर्स कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, जेआरएफ कर रहे हैं, जॉब उनके लिए मैंडेटरी है। जॉब तो मतलब उनका एक होता है ना बेसिक गोल है ना। तो जब आप नेट जेआरएफ करते हो तो आपके लिए जॉब्स के कई सारे रास्ते खुलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने नेट कर लिया, मैंने आपको बोला ना भारत में करीब करीब 1150 विश्वविद्यालय वर्तमान में है। ये हर साल 50-60 नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। मैं टोटल मिला के सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह की यूनिवर्सिटी 1150। ऐसे में जितने यूनिवर्सिटीज हैं उसके अपने कॉलेजेस भी हैं, है, वहां वैकेंसी अप्लाई करिए। नंबर 1। नंबर 2 की कई सारे राज्य ऐसे हैं जो अपना पीसीएस का एग्जाम करवाती है, पब्लिक सर्विस कमीशन का। उसके जैसे अभी मान लिया राजस्थान में आया हुआ है पीसीएस का, मध्य प्रदेश में आया हुआ था, हरियाणा का आने वाला है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो राज्य की सरकार है साल में एक बार 300-400 वैकेंसीज निकालती है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आप एग्जाम दे करके डायरेक्ट परमानेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो 2 ये तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि पोस्ट डॉक्टोरेट। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे अभी जॉब नहीं करना, मेरे को रिसर्च करना है। तो मैं कहूँ रिसर्च में तो मतलब पैसा बहुत है, सरकार भी देती है और कई सारे संस्थाएं, टाटा रिसर्च फेलोशिप देती है, रिलायंस आपका रिसर्च फेलोशिप देती है, अडानी रिसर्च फेलोशिप देती है, प्रेम जी फाउंडेशन देता है, विदेश आप जा सकते हैं। तो कई सारे लोग पोस्ट डॉक्टरेट के लिए यूके चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, रिसर्च करते हैं, वहां पे भी आपको लाखों रुपया मिलता है। जहां तक आप सैलरी की बात करिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्री लेवल पे जो सैलरी होती है वो करीब करीब 1,10,000 रुपया। ये मैं एंट्री लेवल की बात बता रहा हूँ कि अगर आप एंट्री करोगे 1,10,000 अभी के हिसाब से है, ठीक है। उसी में अगर आप 5 साल 6 साल होने के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, उनका करीब 1,40,000 के आसपास है। प्रोफेसर बन जाइएगा करीब 10-12 साल लगता है। उसके बाद तो मतलब आपको कहना ही नहीं है, मोर देन, अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बट जो बच्चे नेट जेआरएफ किए हैं वो अगर कहीं पे प्रोफेसर लगेंगे मोर देन 1 लाख सैलरी है, और जो जेआरएफ पा रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी फेलोशिप है। तो मैं कहता हूँ पैसे के लिए तो खैर देखिए क्या होता है कि ये शिक्षण का क्षेत्र है, तो यहाँ पैसा हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी होता है, क्योंकि ये एक सामाजिक क्षेत्र भी है। यहाँ पे हम देश का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, बच्चों में चारित्रिक निर्माण करते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो ये बड़ा ही नोबेल टास्क है। तो आप इसको ईमानदारी से करिए, बाकी पैसे की चिंता मत करिए। सरकार आपको बहुत पैसा देती है, संस्था आपको बहुत पैसा देती है, आपको पैसे के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतना सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के साथ हमारे साथ शेयर किया। तो थैंक यू सो मच।